नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात सियासत की। सियासत अवसरों का खेल है, मौकों का खेल है, जो विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एकजुट होने का दावा कर रहा था। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्षी गठबंधन में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ये विरोध है विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी को लेकर। ममता बनर्जी ने जहां अपनी दावेदारी पेश कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी राहुल को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन के नेतृत्व पर फिर से अपनी दावेदारी जताई है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे घटक दल इंडिया ब्लॉक के खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी लीड करें। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि एक विपक्ष को जो चाहिए वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। ममता बनर्जी की दावेदारी की चर्चा इंडिया गठबंधन में पिछले 2 दिनों से हो रही है। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন? তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल तक ही सीमित है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अभी ना तो टीएमसी और ना ही ममता का कद इतना बड़ा हुआ है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करे। गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की नजदीकी ममता बनर्जी से है और कांग्रेस से तो उसका बिहार में गठबंधन ही है। इसलिए आरजेडी फिलहाल बीच का रास्ता अपना रही है। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जहां कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, वहीं शिवसेना यूबीटी की समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है और इस चुनाव में भी। मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने ममता बनर्जी के दावे को लेकर कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी सोच सकता है आगे आने की। अगर ममता बनर्जी ऐसा सोच रही हैं, तो उनकी सोच का सम्मान है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को उम्मीद रखने में कोई गलती नहीं है। बेशक शी इज अ वेरी केपेबल लीडर। अगर वो सोच रही है कि हम आना चाह रहे, लीड करना चाह रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सोच है उनमें और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि उस सोच में कोई गलती नहीं। कुल मिलाकर हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उनके सहयोगी दल ही उठाने लगे हैं। ऐसे में देखना ये है कि अब विपक्षी गठबंधन के नेता को लेकर कौन अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है।
बीजेपी इल्तिजा पर हमलावर साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बेहद पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे बयान देती हैं कि बवाल मच जाता है। 2 दिन पहले हिंदुत्व पर उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया जिस पर बवाल मचा हुआ है। 3 बच्चों की पिटाई का ये वीडियो शेयर करते हुए इल्तिजा ने लिखा, भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से मना कर दिया। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है और भगवान के नाम को कलंकित कर दिया है। इस पोस्ट पर चौतरफा हंगामा मचा है। बीजेपी समेत साधु संतों ने इल्तिजा पर कार्रवाई की मांग की। तब इल्तिजा अपने बयान पर सफाई देने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो मैंने बोला उसको डिलिबरेटली बहुत सारे लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जो जय श्री राम कर करके बच्चों को हमने देखा, मुसलमान एक बच्चा था 6 साल का भी नहीं था, उसको चप्पल से मारा जा रहा था। इल्तिजा मुफ्ती को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा ही तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते हैं तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा हो बल्कि पाकिस्तान में होता। हालांकि कांग्रेस को इल्तिजा मुफ्ती के बयान में कोई बुराई नजर नहीं आई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा इल्तिजा ने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वहीं हैदराबाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने कहा कि अब बहुत हो गया, हिंदुओं को संकल्प लेना चाहिए। जो हमारे भगवान के बारे में अब शब्द बोलेगा उसको मार मार कर भगाएंगे। वहीं कश्मीरी पंडितों ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। अरे हमारे इतिहास के ऊपर उंगली उठाने से पहले 50 बार सोच लेना, क्योंकि अगर हम इतिहास अगर खोदने बैठे तो तुम्हारी 7 पीढ़ी याद रखेगी कि किस हिंदू को हमने छेड़ा था। इतने हो हंगामे के बाद भी इल्तिजा अपनी बात पर टिकी हुई है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी इल्तिजा के पोस्ट पर सैकड़ों की संख्या में रिएक्शन आ रहे हैं और यूजर्स इल्तिजा को तरह तरह की मिसालें देकर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को देशद्रोही बताया है। आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के संबंध भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से है और वो उस संस्था के सह अध्यक्ष भी हैं जो कश्मीर को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की वकालत करता है। बीजेपी के इन आरोपों पर आज संसद में जोरदार संग्राम हुआ। कांग्रेस ने तो राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप तक लगा दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इस पर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोपों के तीर तो चल ही रहे हैं। आज संसद में इस बात को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी के बाद अब बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को देशद्रोही कहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंध कट्टर भारत विरोधी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDL-AP की सह अध्यक्ष हैं। इस संस्था को जॉर्ज सोरोस चंदा देते हैं। FDL-AP वही संस्था है जो कश्मीर को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की वकालत करता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। बीजेपी ने मामले में बिना किसी का नाम लिए जैसे ही चर्चा करने की मांग की तो कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई। खड़गे ने कहा कि जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं है उसके नाम की चर्चा नहीं की जा सकती। आप भी सुनिए पूरा वाक्य। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। अगर हाउस देखिए, यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 30/9। यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member? नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले बीजेपी कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही बता चुकी है। बीजेपी ने एक फ्रांसीसी अखबार के दावे का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया कि OCCRP नाम का एक पोर्टल भारत विरोधी दुष्प्रचार करता है और कांग्रेस OCCRP के दुष्प्रचार को आगे बढ़ाती है। ये भी आरोप है कि OCCRP को जॉर्ज सोरोस से मोटी फंडिंग मिलती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। बेहुदा आरोप लगा है, आधारहीन आरोप लगा है, अस्तरहीन आरोप लगा है। जिस औरत ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, जिसके गवाह हम सब हैं, उस पर उस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार आरोप लगाए, पार्टी लगाए, जो अडानी के हाथों खुलेआम देश के सारे संसाधन बेच रही है। तो बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी तो थे ही, वहीं अब सोनिया गांधी को भी बीजेपी देशद्रोही बता रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोपों को गलत बता रही है। सड़क से लेकर संसद तक सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट पर भी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। तो वहीं बीजेपी इसे एंटी इनकम्बेंसी का डर भी बता रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 20 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है।
आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बड़ी संख्या में सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी सीट बदल दी गई है। मनीष सिसोदिया अब तक दिल्ली की पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है, जबकि पटपड़गंज सीट से हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले अवध ओझा को टिकट दिया गया है। मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से डर गई है, इसी वजह से नए लोगों को टिकट दिया गया है। प्रदेश नेतृत्व जो है वो अपनी सीट की घोषणा भी साथ करता है, पहल करता है, उसमें प्रारंभ करता है, लेकिन इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, दूसरी सूची आ जाती है, दोनों का नाम गायब है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी भागे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे विधानसभाओं में आईआईटी का रिजल्ट बढ़ गया, 2024 में 783 लड़कों ने आईआईटी क्वालिफाई किया, वो हमसे इस पे बात करें। बाकी राजनीति और राजशाही में आरोपों का खेल चलता रहता है। आम आदमी पार्टी ने आज 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी गई है। तो सवाल है कि क्या ये आम आदमी पार्टी की कोई रणनीति है या फिर उसे वाकई एंटी इनकम्बेंसी का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर डिजिटल अरेस्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मदरसे के बाद अब डिजिटल ठगी का चीन कनेक्शन सामने आया है। इंदौर पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से मिले मोबाइल से ठगी में चीन कनेक्शन होने की बात सामने आई है, जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन इंदौर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट केस कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट का इंटरनेशनल जाल। चीन से कंट्रोल हो रहा ठगी का कारोबार। अलग अलग शहरों से जुड़े हैं तार। बाप बेटे गिरफ्तार, अब खुलेंगे राज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक के बाद एक डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंदौर में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 65 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पहले डिजिटल अरेस्ट का मदरसा कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि डिजिटल अरेस्ट की रकम यूपी के कन्नौज में एक मदरसे के खाते में जा रही थी। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का चीन कनेक्शन सामने आया है। ठगी की रकम को देश के अलग अलग शहरों के 18 अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा चीन के शंघाई शहर में ट्रांसफर किया जा रहा था। चीन कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस इस केस में गहरी छानबीन में जुट गई है। इसमें दूसरा जो मोबाइल चेक किया गया था, उसमें एक सेंडर एप्लीकेशन है, जो कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, जिसमें कि आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सामने वाले को दिखाई दे रहा है। तो इसने वो सेंडर की जो एप्लीकेशन थी वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए जो फ्रॉडस्टर था उसने शेयर की है और उसने पूरा जो ट्रांजेक्शन देखा है। इसमें जो कि सेंडर ऐप है वो चाइनीज एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन आईडी थी, जो जिसमें जितना पैसा ट्रांसफर हुआ था, उसमें संघाई की आईपीआई है, तो इसको वेरीफाई किया जा रहा है। इसमें मोबाइल को साइबर फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है डिटेल में जानकारी के लिए। वहीं बढ़ते डिजिटल क्राइम को लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। राष्ट्रद्रोहिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तब हमको ये प्रश्न लगाया जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर अब तो प्रमाण मिला। मुझे गर्व है हमारी पुलिस पर। सारे अधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि अभी और कई बड़े खुलासे होना बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर सियासी बवाल छिड़ चुका है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने एक बयान दिया था, जिस पर ओबीसी से लेकर मुफ्ती तक नाराज हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर सियासी बवाल छिड़ चुका है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने एक बयान दिया था, जिस पर ओबीसी से लेकर मुफ्ती तक नाराज हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की टिप्पणी पर राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत बहुसंख्यकों यानी सनातनियों के हिसाब से ही चलेगा। हिंदू मुस्लिम विवाद पर उन्होंने कहा था कि हिंदू ये नहीं चाहते कि मुसलमान हिंदू संस्कृति का पालन करें। हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं की संस्कृति का अनादर न करें। इसके अलावा जस्टिस ने मुसलमानों के एक ऐसे वर्ग के लिए एक ऐसे विवादित शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर ओबीसी से लेकर मुफ्ती तक काफी नाराज हो गए हैं। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? जस्टिस यादव की इन्हीं टिप्पणियों को लेकर देश में जबरदस्त विवाद हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले जज से अल्पसंख्यक न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि उनकी टिप्पणी को कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ओबीसी से लेकर कांग्रेस तक जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। आपने भी उनके 3 बयान सुने। इनमें से एक बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो एक कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को देश के लिए घातक बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जस्टिस शेखर यादव के बयान का अधूरा हिस्सा ही वायरल हो रहा है। अब आप उनके बयान पर पूरा हिस्सा सुनिए। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव के जो बयान वायरल हो रहे हैं वो अधूरे हैं, लेकिन उनका पूरा बयान सुनने पर समझ आता है कि जस्टिस कहना क्या चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने जस्टिस शेखर यादव को सल्यूट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।